हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपनी क्लास में। हम 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। इसी में हम आज चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पिछला लेक्चर हमारा बहुत छोटा हो गया था, हमारी तबीयत खराब होने की। तो आज हम उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। अपने देखो अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। अपने जो क्वेश्चन चल रहा था, ये क्वेश्चन बाकी रह गया था। बाकी इससे पहले के जो दो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। भाई इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो भी हमारी यही थे कि रूट दो को अपरिमेय सिद्ध करना है, रूट पाँच को अपरिमेय सिद्ध करना है। वो हमने कर लिए थे। अब हम ये तीन क्वेश्चन बचे थे लास्ट इसी एक्सरसाइज के, इनको आज कंप्लीट करके हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये हमारा शायद लास्ट वीडियो होगा, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है। हाँ, वैसे अपने चैनल का लास्ट वीडियो नहीं होगा, अपने इस चैप्टर का आज ये लास्ट वीडियो होगा। अपन ये तीनों क्वेश्चन आज इसमें कर लेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके, इसको करते हैं। क्या है देखो, आपको सिद्ध करना है 1/√2। भाई ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई है इनको हमें सिद्ध करना है कि ये कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखो, याद करो हमने क्या किया था, पीछे वाला काम याद करो थोड़े से। रूट जैसे अगर डायरेक्ट ऐसे संख्याएं आ रही थी कि √2 आ गई, √5 आ गई या √3 आ गई, तब तो हम क्या कर रहे थे, याद करो। देखिए हम क्या कर रहे थे भाई, ऐसे डायरेक्ट आ गई थी तब हम क्या कर रहे थे, तब हम सर ये कर रहे थे, इनको काम सारों में वो कर रहे थे कि सबसे पहला हमारा काम ये था कि हम इनको क्या मानेंगे कि माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान के इनमें एक इनको P/Q के रूप में लिख रहे थे। P/Q के रूप में लिखने के बाद में P और Q को इस प्रकार से हम समायोजित कर रहे थे कि वो दोनों क्या हो, सहअभाज्य हो, यानी उनका समान कोई गुणनखंड नहीं हो, उनका कोई समान अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। तो वो क्या कह रहे थे उनको कि ये दोनों क्या हो, दोनों P और Q क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके बाद में इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा था कि जब हमने मान के चले हैं कि दोनों सहअभाज्य हो, लेकिन आगे जब हमने काम किया, हमने मैथमेटिक्स लगाई या कैलकुलेशन की, तब पता चला कि वो P और Q तो सहअभाज्य नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में जो चीज़ मानी थी कि हाँ सर ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, वो कल्पना हमारी क्या थी, गलत थी। और जो संख्याएं परिमेय नहीं है, जो संख्याएं परिमेय नहीं है, वो कौन सी संख्याएं होती है, आपके अपरिमेय होती है। ये काम कर रहे थे हम। ठीक है, वही सेम काम हमें अभी आगे करना है। बस आपको याद ये रखना है बेटा कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या की सर परिभाषा होती है वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ताकि हम वो चीज अपरिमेय में लागू नहीं कर सकते। हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये सिद्ध करना होता है कि ये संख्या परिमेय नहीं है। हम मान के परिमेय चलते हैं, हम मानते हैं उनको परिमेय, लेकिन लास्ट में जाके सिद्ध करते हैं कि ये परिमेय नहीं है, और उससे फिर हमारा ये काम हो जाता है कि परिमेय नहीं है, वह वास्तविक संख्याएं, वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वो कौन सी संख्याएं हो जाती है, फिर आपके अपरिमेय हो जाती है। वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वो सारी की सारी कौन सी होती है, फिर आपके अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम फर्स्ट को। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे सर, हमें इसको क्या मान लेंगे, माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√2, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई एक परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या हो, तो हम उसे किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। भाई कोई भी अगर परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, तो हम उसे किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे सर, अगर हमने इसको परिमेय माना है, इसको हम अगर हमने परिमेय माना है, तो हम 1/√2 को 1/√2 को सर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 को किसके रूप में लिख सकते हैं कि 1/√2 किसके बराबर होगा सर, P/Q के बराबर होगा। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहां P, Q क्या है, आपके पूर्णांक है। P, Q क्या है, आपके पूर्णांक है। पूर्णांक होने के साथ साथ क्या है, पूर्णांक तो है, पूर्णांक में तो जीरो भी आता है भाई, पूर्णांक संख्याओं में तो क्या आता है, जीरो भी आता है। लेकिन यहाँ पे Q है, वो जीरो के बराबर है नहीं। P और Q पूर्णांक है,
जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे जो क्यू है भाई, इसने बोला पी और क्यू पूर्णांक है, तो क्यू और पी जीरो भी हो सकते हैं। इसका मतलब भाई पूर्णांक में ही तो आता है जीरो, लेकिन इसलिए वो कंडीशन और डालता है कि क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यू यहाँ पे किस में मौजूद है, हर में। और यदि हर में अगर जीरो आ जाता है, किसी संख्या के हर में यदि जीरो है, तो वह संख्या क्या हो जाती है, आपके अपरिभाषित हो जाती है। उस चीज को हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया सर। आगे क्या करना है? आगे आपको इसका व्युत्क्रम लिख लेना है। व्युत्क्रम बोले तो रूट एक बटा रूट दो का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सर, रूट दो बट्टा, और इसका क्या हो जाएगा सर, क्यों बट्टा पी, क्यों बट्टा पी। भाई इसका व्युत्क्रम किया तो क्या हो गया, ये रूट दो बट्टा एक हो गया, और ये क्या हो गया, क्यों बट्टा पी हो गया। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो लिख सकता हूँ सर रूट दो बराबर क्यों अपॉन पी, क्यों अपॉन पी। अब यहाँ पे आप देखो भाई, इसका व्युत्क्रम करने से ऐसा हो गया कि अरे ये व्युत्क्रम करने से पूर्णांक नहीं रही। क्या पी अंश में था तब तो पूर्णांक था? ऐसा हो सकता है क्या कि हर में आगे पूर्णांक नहीं रहेगा? पी तो पूर्णांक ही रहेगा। तो आप क्या देखते हो, जहां पी कोमा क्यू क्या है भाई, आपके पूर्णांक है। जहां पी कोमा क्यू क्या है, आपके पूर्णांक है। भाई यहाँ पे देखो पी और क्यू क्या है, पूर्णांक ही है ना। देखो यहाँ पे भी पूर्णांक ही थे, यहाँ पे भी ऐसे थोड़ी व्युत्क्रम करने से। जैसे मैं दो बटा तीन लिख रहा हूँ, तो दो बटा तीन दोनों प्राकृत संख्या है, दो भी प्राकृत है तीन भी प्राकृत है। अगर इसको तीन बटा दो लिख दूं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है अभी ये प्राकृत नहीं रहेगी, दो प्राकृत नहीं रहेगा, या तीन प्राकृत नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आगे देखो जहाँ पे क्या है, पी और क्यू क्या है, आपके पूर्णांक है। ठीक है सर। अब सर जहाँ पी और क्यू क्या है, आपके पूर्णांक है। ठीक है, फिर क्या करना है सर, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है यानी रूट दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि हमने क्या सीखा है कि सर रूट दो तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या लिखोगे, परंतु यह इस तथ्य का, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि, कौन से तथ्य का विरोधाभास है सर, ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि रूट दो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने आज तक क्या सीखा है कि वर्गमूल में या अंडर रूट में, वर्गमूल में या अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, वर्गमूल में या अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अपरिमेय। तो यहाँ पे तो इस बात का विरोधाभास प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यदि पी और क्यू पूर्णांक है, और पी बटा क्यू यदि पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ, तो वो तो क्या होता है, परिमेय होता है। वो तो क्या होता है, तो ये, परंतु ये किस बात का, इस तथ्य का विरोधाभास है कि रूट दो क्या है, एक रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। रूट दो एक क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। ये इस बात का क्या है, आपके विरोधाभास है। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि रूट दो क्या है, एक आपके अपरिमेय संख्या है। रूट दो क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है सर, रूट दो एक अपरिमेय संख्या, ये विरोधाभास क्यों हुआ, तो ये हमारी इस कल्पना के कारण हुआ। भाई ये विरोधाभास हुआ क्यों, तो ये सर जो हम यहाँ पे कल्पना करके आए थे ना, इस कल्पना के कारण हमारा ये विरोधाभास हुआ। इस विरोधाभास होने का कारण क्या है कि जो सर हमने ऊपर कल्पना की थी कि यह माना था, कि माना कि एक बटा रूट दो परिमेय संख्या है, ये जो हमने माना था, ये मानना हमारा क्या था, गलत था। इस कारण ये हुआ। अतः यह हमारी गलत कल्पना के, गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण हुआ। यह हमारी गलत कल्पना के कारण है। भाई ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो ऊपर कल्पना की थी, या हमने ऊपर जो माना था, ये जो स्टार्टिंग में हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा मानना था वो क्या था, गलत था। ये जो हमारा मानना था वो क्या था, गलत था। अतः लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः
अतः निष्कर्ष निकलता है कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है? ये हमारा क्या किया भाई, हमने सबसे पहले इसको परिमेय माना। परिमेय माना तो हमने इसको p/q के रूप में लिखा। भाई परिमेय माना तो हमने इसको कैसे लिखा? p/q के रूप में। और p/q के रूप में मैंने इसका व्युत्क्रम लिख लिया। ठीक है, यानी 1/√2 था तो इसको √2/1 लिख लिया। यहाँ पे p/q था तो इसको q/p लिख लिया। भाई ये करने पर क्या पूर्णांक चेंज हो जाएंगे क्या? भाई अगर 3/2 को 2/3 लिख लूँ तो 3 भी पूर्णांक रहेगा, 2 भी पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या देखा, √2 आ रहा है वो q/p के बराबर आ रहा है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। लेकिन ये इस बात का या इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 तो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। जो आपकी √2 है वो तो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ये और ऐसा हुआ क्यों? ये इस तथ्य का विरोधाभास क्यों हुआ? ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। यह हमारी गलत कारण के कल्पना के कारण हुआ। अतः जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकल रहा है? अतः निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 है वो आपकी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। चलो आगे वाला और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आज कंप्लीट करते हैं भाई इसको। ठीक है, चलो दूसरा क्या है अपने? 7√5 है, 7√5 वाला और करते हैं। हमें सिद्ध करना है 7√5। तो सबसे पहले वही है, माना कि 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। भाई डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन कर रहा हूँ डायरेक्ट। डायरेक्ट सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले वही सर, माना कि क्या था भाई? कौन सी संख्या थी? एक बार संख्या देख ले। 7√5। माना कि 7√5 एक माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। भाई सिद्ध करने के लिए हम, सीधी सी बात है, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे वो यही करेंगे कि माना कि जो जो संख्या हमें दी हुई है उसको क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। तो माना कि 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या। माना कि 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, माना कि 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर, मान लिया। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में वही, अगर परिमेय संख्या तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं सर? 7√5 को हम लिख सकते हैं सर p/q के रूप में। 7√5 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं फिर? p/q के रूप में। बिल्कुल, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसके रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है भाई? जहाँ जहाँ क्या लिख दोगे? जहाँ p और q, जहाँ p, q पूर्णांक है, p, q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर है। p और q क्या है? जहाँ पे पूर्णांक है। p और q क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। और q का मान कभी भी 0 के बराबर है नहीं होगा। q का मान कभी भी आपका 0 के बराबर है। समझ रहे हो बात को? ठीक है सर, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये 7 इसके गुणा में इधर किस में चला जाएगा भाई? भाग में चला जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है ये तो। जो एक पक्ष में गुणा में चीज़ होती है तो दूसरे पक्ष में भेज रहे हो तो किस में जाएगी? पक्षांतरण के नियम आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे सर, ये जो √5 है ये आपका बराबर हो जाएगा सर किसके? p/7q। p/7q। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा, यहाँ पे p पूर्णांक है। भाई p तो देखो पहले से ही क्या था? पूर्णांक था। और अगर किसी पूर्णांक संख्या को अगर आप 7 से गुणा कर रहे हो या किसी पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा कर रहे हो तो भी वो क्या रहेगी? पूर्णांक ही रहेगी। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ? p, 7q क्या है? पूर्णांक है। p, 7q क्या है भाई? पूर्णांक है। हाँ या ना? भाई मैंने 7 था, 7 को यहाँ किस में भेज दिया? भाग में भेज दिया। अब मेरे को बताओ, p तो पहले से पूर्णांक था,
पी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। और अगर किसी पूर्णांक संख्या को, ये क्यों था, एक पूर्णांक था, अगर पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक, सात भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा करूंगा तो वापस मेरे पास क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी क्या? भाई मैं यदि पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा करूंगा तो वापस ये जो सात क्यों प्राप्त हो रहा है, ये क्या पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी क्या मेरे को? समझ रहे हो ना बात को? ठीक है सर। तो यहाँ पर पी कोमा सात क्यों क्या है, पूर्णांक है। पी कोमा सात क्यों क्या है, आपके पूर्णांक है। ठीक है सर। अगर पूर्णांक है तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः पी अपॉन सात क्यों एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है आपके, परिमेय संख्या है। यहाँ p कोमा सात क्यू पूर्णांक है, p कोमा सात क्यू क्या है, पूर्णांक है। अतः p अपॉन सात क्यू, p अपॉन सात क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। p अपॉन सात क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये अगर परिमेय संख्या है भाई, p अपॉन सात क्यू यदि आपके एक परिमेय संख्या है, ये आपके यदि ये अगर एक परिमेय संख्या है, तो मेरे को बताओ ये रूट पाँच क्या कर रहा है फिर? भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो ये जो आपका रूट पाँच है, ये क्या थी भाई, आपकी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, यानी ये किस तथ्य का, वापस किस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि सर रूट पाँच क्या होती है, कि अपरिमेय संख्या होती है। और आप बोल रहे हो सब पी बट्टा सात क्यों, या आप क्या बोल रहे हो, हमने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि सर पी बट्टा सात क्यों क्या एक परिमेय संख्या है। भाई जो हमने काम किया है उसके अकॉर्डिंग तो सर क्या आ रहा है कि पी अपॉन सात क्यों क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा है सर, पी अपॉन सात क्यों क्या एक परिमेय संख्या है। जबकि इसके सामने जो रूट पाँच है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास वापस हमने जो ऊपर कल्पना की थी उसके कारण हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, परंतु 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 यह इस तथ्य का परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि तथ्य का विरोधाभास है कि किस तथ्य का विरोधाभास है ये, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि रूट पाँच, जो अंडर रूट पाँच है, ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि, कौन से तथ्य का विरोधाभास है, कि रूट पाँच क्या है, एक अपरिमेय संख्या, कि रूट पाँच अपरिमेय, रूट पाँच अपरिमेय संख्या, रूट पाँच क्या है आपके, अपरिमेय संख्या। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि आपके जो रूट पाँच है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वो क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है। और ये विरोधाभास क्यों हुआ, आप लिख दोगे, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी, ये विरोधाभास क्यों हुआ सर, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण। ये विरोधाभास क्यों हुआ सर, हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो गई, गलत है। जो हमने कल्पना की है कि माना कि ये सात रूट पाँच वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये जो ये हमने कल्पना की है ना, वो कल्पना क्या है हमारी, गलत है। वो कल्पना क्या है हमारी, गलत है। तो यह विरोधाभास हमारी क्या हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि, अतः निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है भाई, यदि हमारी कल्पना गलत है, ये परिमेय नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गई, अपरिमेय होगी। भाई वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी फिर आपके, अपरिमेय। अतः निष्कर्ष निकलता है कि, अतः निष्कर्ष निकलता है कि सात रूट पाँच, सात रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
क्या निष्कर्ष निकल रहा है भाई आपके? अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 है वो क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी। देखो दोनों क्वेश्चन हमारे सेम तरीके से हुए। ये क्वेश्चन भी हमने पहले माना कि ये परिमेय संख्या है, फिर इसको p/q के रूप में लिखा, और वापस हमने देखा कि जो √2 या √5 के सामने जो संख्या आ रही है वो तो क्या है, परिमेय, जबकि ये √2 √5 √3 क्या होती है, अपरिमेय। तो इन तथ्यों का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। और विरोधाभास क्यों हो रहा है? कि हमने जो कल्पना की है भाई, ये विरोधाभास क्यों प्रकट हो रहा है कि जो भी हमने ये कल्पना की है वो कल्पना क्या है, गलत है। ऊपर जो हम कल्पना करके आए हैं वो क्या है, गलत है। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है भाई, कल्पना गलत है, यानी हमने जो माना था, हमने तो क्या कल्पना की थी, ये कि परिमेय संख्या है। और अगर हमारी कल्पना गलत है, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो बच गई कौन सी भाई, वास्तविक, वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है। वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो कौन सी हो जाएगी फिर, आपके अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो देखें सर, लास्ट क्वेश्चन है 6+√2। ये तो मेरे हिसाब से अब आप आसानी से कर सकते हो, फिर भी चलो। 6+√2, हमारे जो तीसरा है वो क्या है, 6+, तीसरे का सॉल्यूशन करते हैं। तो वही चीज़ है, सॉल्यूशन करने के लिए बेटा सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो क्या होगा सर, माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लिख लेंगे माना कि 6+√2, 6+√2, माना कि 6+√2 क्या है, परिमेय संख्या। माना कि 6+√2 क्या है आपके, परिमेय संख्या है। ये चीज़ हमने, सबसे पहला हमारा जो भी काम होगा इस चैप्टर में, जहाँ पे हमें संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है, और मैं आपको बोल चुका हूँ ये क्वेश्चन आने का 99% चांस है कि एक क्वेश्चन आपके आएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन आपके 99% आने के साथ चांस हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उसमें जो सबसे पहला हमारा काम होगा वो क्या होगा कि माना कि जो भी आपको संख्या दी हुई है, 6+√2, 3√5, √5, √2, √3, ठीक है, 7√2, 1/√2, जो भी दी हुई है, तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो होगा कि माना कि 6+√2 या 7√2 या 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यदि कोई भी परिमेय संख्या होती है, यदि कोई भी परिमेय संख्या होती है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको भी हम 6+√2 को कैसे लिख सकते हैं सर, 6+√2 बराबर p/q, p/q। जहाँ जहाँ क्या है भाई, अब तो याद हो गया होगा आपको, एक ही चीज़ बार बार आती है तो ऑब्वियसली याद हो जाएगी। बेटा मैथ का यही नियम है, मैथ आप जितनी ज़्यादा खुद निकालोगे, आप अगर बोर्ड पे देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, तब तक ऐसा नहीं है आपको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी। मैथ का ये नियम है कि जब तक आप बोर्ड पे देख रहे हो, क्लास में मौजूद हो, आपको समझ में आएगी। लेकिन उस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट नहीं करोगे, बार बार अपने हाथ से नहीं निकालोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप 10 दिन में 15 दिन में वो क्वेश्चन आपके माथे से साफ हो जाएगा, आपके दिमाग में वो निश्चित है वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो मैथ अगर आपको बनानी है, कोई भी चैप्टर पे, कोई भी मैथ के टॉपिक पे अगर आपको पकड़ करनी है, तो सीधी सी बात बेटा यही है कि उस क्वेश्चन को, हाँ आता है आपको, आपने देख लिया, आप क्या करते हो, आपने बुक देख ली कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता है भाई। लेकिन उस क्वेश्चन को जब तक आप 2-3 बार निकालोगे नहीं, तब तक आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को अच्छे से करके नहीं आ सकते। एग्जाम में अच्छे से करके आना, एग्जाम में आता है भाई, आपको आता है, ऐसा नहीं आता नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर आपका एक बार निकाला हुआ यार आता है, तो आप बीच की 1-2 स्टेप तो दिमाग से ही निकल जाएगी, इतना वहाँ पे प्रेशर भी होता है आपके ऊपर। तो अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज़्यादा तो उन क्वेश्चंस को निकाल लें, बार बार निकाल लें, ताकि आपको एक तो उन क्वेश्चंस में नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। आप मैथ के क्वेश्चन को जितनी बार निकालोगे, उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को कन्फर्म मिलेगा, नया कैलकुलेशन का तरीका सीखने को मिले, जैसे नया कुछ भी सीखने को मिले, आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर नहीं हो तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको आता हो ना, आप पहली बार करना, दूसरी बार करना, तीसरी बार करना, चौथी बार करना, जब आप तीसरी चौथी बार करोगे तब आपको खुद को ये रियलाइज हो जाएगा कि यार मैंने जब पहले किया था तब ये वाली चीज़ नहीं की थी, या मैंने इससे पहले की थी तब ये वाली चीज़ नहीं की थी। क्योंकि हम, सीधी सी बात है, यदि आप साइकिल चला रहे हो, एक आप सीख रहे हो, एक आप डेली सीखते सीखते एकदम परफेक्ट हो गए, तो आप कट वगैरह लगाना सब सीख सकते हो ना। जब आपने सीखी थी तब थोड़ी पता था कि आप ऐसे कट भी लगा लोगे, एक हाथ से भी चला लोगे या हाथ छोड़ के भी चला लोगे,
नहीं सोचता था ना ये, तो वो किस चीज़ से आई, प्रैक्टिस से आई। तो वही मैथ का नियम है भाई, अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को लेके, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ अच्छी होती जाएगी। ठीक है। तो अब देखो वापस ये चीज़ आपको याद हो गई होगी, हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। परिमेय मान लिया तो इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पी कोमा क्यू क्या है आपके, जहाँ पी कोमा क्यू क्या है, पूर्णांक। जहाँ पी कोमा क्यू क्या है आपके, पूर्णांक। और क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होगा, जहाँ पी कोमा क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू का मान जीरो नहीं होगा। क्यू नॉट इक्वल टू ऑलवेज भी क्या रहेगा, समझ रहे हो बात को। ठीक। अब क्या करेंगे सर, अब वो थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। ये 6 को मैं पक्षांतरण करके उस साइड भेजूँ, इधर तो क्या रह जाएगा सर, √2। इधर क्या आ जाएगा सर, पी बट्टा क्यू। ये 6 प्लस का उस साइड आके किसका हो जाएगा भाई, अपना पक्ष चेंज करेगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है सर। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो। क्या करोगे सर सोल्व, √2 बराबर, यहाँ पे यदि मैं क्यू एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा सर, पी माइनस 6 क्यू, पी माइनस 6 क्यू। अब वापस वही बात देखो, क्यों हर में है, क्यों पूर्णांक था, यहाँ पे भी क्या रहेगा, पूर्णांक चेंज होने से रहा। ठीक है सर। अब देखो क्यों को यदि किसी पूर्णांक संख्या से गुणा कर रहा हूँ तो क्या आएगी, पूर्णांक ही आएगी। भाई ये क्यों है ना, इसको मैंने 6 से गुणा किया तो पूर्णांक ही रहेगी। भाई पूर्णांक संख्या दिए लो, 3 है, -3 है, -4 है, -7 है, 7 है। इनको किसी भी एक पूर्णांक संख्या से गुणा कर दो, आप इनको किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा कर दो, तो मेरे को बताओ ये पूर्णांक ही रहेगी क्या। अरे ये पूर्णांक ही रहेगी ना, यानी यदि मैं पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा कर रहा हूँ तो वो संख्या क्या पूर्णांक ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी। यानी ये 6 क्यू भी क्या है, एक पूर्णांक है। और यदि किसी पूर्णांक को पूर्णांक में से घटा रहे हो, यदि किसी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में से घटा रहे हो तो भी वो पूर्णांक ही रहेगी। निष्कर्ष क्या निकालना है, निष्कर्ष ये निकालना है कि सर ये जो p-6 जो एक ये पद बन रहा है, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। ये p-6 जो भी एक पूरा पद बन तैयार हो रहा है, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक संख्या। हर में भी वापस क्या है, पूर्णांक संख्या। यानी ये पूरी की पूरी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इधर क्या दिख रही है हमें, अपरिमेय संख्या। बात को समझ रहे हो क्या। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ p-6 क्यू और क्यू, और क्या है भाई, आपके पूर्णांक है। क्या है भाई, आपके पूर्णांक है। p-6 क्यू और क्यू क्या है, पूर्णांक है। अतः अतः क्या है, अतः सर p-6 क्यू बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है। एक क्या है भाई, आपके परिमेय संख्या है। भाई अगर अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये क्या है भाई, आपके एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हर में भी पूर्णांक है, अंश में भी पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये जो √2 है वो क्या होती है, आपके अपरिमेय संख्या। भाई ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, यानी ये क्या हो रहे हैं भाई, बराबर नहीं है, ये विरोधाभास हो रहा है। परंतु परंतु यह इस तथ्य का परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि, ये कौन से तथ्य का विरोधाभास है, यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 तो आपका √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि ये जो √2 थी वो क्या आपके अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास यह विरोधाभास यह विरोधाभास क्यों है भाई, ये विरोधाभास यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण। क्या कल्पना गलत की भाई हमने,
सर हमने जो ऊपर कल्पना की थी कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना क्या है हमारी, गलत। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण ये कारण क्यों हुआ है भाई, ये विरोधाभास तो हमारी गलत कल्पना के कारण ये जो विरोधाभास हुआ है वो क्यों हुआ है कि जो ऊपर हम कल्पना करके आए थे, ये जो हमने कल्पना की थी ना बेटा, ये कल्पना हमारी क्या है, गलत है। इसलिए हमें यहाँ पे ये विरोधाभास देखने को मिला कि ये तो एक क्या है, इस साइड में तो आपके क्या है, एक परिमेय संख्या है और इस साइड क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है भाई, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अपने 6 + √2, 6 + √2, अपने जो ये 6 + √2 है, ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो 6 + √2 है, ये क्या है भाई, आपके एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो क्या बात को, ये जो 6 + √2 है ना, वो आपकी क्या है, एक अपरिमेय। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलो हमने क्या निष्कर्ष निकाल दिया, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बताओ, हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो बोल सकते हो आप। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ये 1/√2 को लेके, उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन किया है वो हमने 7√5 को लेके किया। ठीक है, 7√5 देखो सब में कर क्या रहे हैं, सब में सर हमें एक चीज़ अच्छे से दिमाग में रखनी है। देखो 3 क्वेश्चन ही है आपके, एक तो √3 का है, √5 का है, √2 का है। अगर वो वाला क्वेश्चन अगर हमारे आ जाता है, वो वाला क्वेश्चन यदि हमारे एग्जाम में आ जाता है, तब तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि सर P/Q को हम सहभाज्य के रूप में लिखेंगे, कि हम एक लाइन लिख देंगे वहां पे कि हमने इस P/Q को इस प्रकार से संयोजित किया है कि वो क्या है, सहभाज्य। और फिर सर क्या करेंगे, फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर करके फिर देखेंगे, एक परिमेय हमने पढ़ी थी कि यदि AP² को विभाजित करता है तो AP को भी विभाजित करेगा। उस परिमेय का प्रयोग करते हुए हम ये सिद्ध करेंगे कि जो हमने माना था कि P/Q सहभाज्य है, वो हमने देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि वो सहभाज्य नहीं है। वो क्या है, सहभाज्य नहीं है। और ये वापस ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास है, ये जो हमने ऊपर कहा था सहभाज्य है, नीचे आ रहा है कि सहभाज्य नहीं है, ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है हमारी गलत कल्पना के कारण, कि हमने जो भी ऊपर कल्पना की थी कि √2, √3 या √5 अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्याएं, वो परिमेय संख्याएं नहीं है, वो क्या है, आपके अपरिमेय संख्याएं। समझ गए क्या बात को, ठीक है। उसके बाद में जो ये 7√5 वाले प्लस के साथ में √5 आ रहा है, या प्लस के साथ में √3 आ रहा है, या गुणा के साथ में √2 आ रहा है, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, उनमें सहभाज्य वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। उसमें हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि √5, √3, √2 जो भी दिया हुआ है, √7 जो भी अभाज्य संख्याएं अंडर रूट में दी हुई है, उनको हमें एक पक्ष में रखना है। उसके अलावा जो भी पूर्णांक संख्याएं उन सबको एक पक्ष में लाके रख देना है, ताकि हम ये कह सकें कि जब अंश और हर दोनों में हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो रही है, तो यह केवल किस में होता है, परिमेय संख्याओं में होता है। यह केवल किस में होता है, परिमेय संख्याओं में होता है। जबकि एक पक्ष में हम देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का ये बराबर होना क्यों सामने आ रहा है, तो ये विरोधाभास क्यों प्रकट हो रहा है। विरोधाभास मतलब कि दोनों भाई बराबर नहीं है फिर भी बराबर आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे का क्या हुआ, विरोधाभास हुआ ना। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है कि जो हम ऊपर कल्पनाएं करके आ रहे हैं, हम जो ये मान के आ रहे हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं, वो परिमेय संख्याएं नहीं है। वो कौन सी संख्याएं हैं भाई, आपके वो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपका ये जो 1.2 चैप्टर था, आपका जो भी ये 1.2 चैप्टर था, इस पूरे चैप्टर में 1.2 जो आपके चैप्टर था, इस चैप्टर में इसी प्रकार के क्वेश्चन थे, परिमेय अपरिमेय को लेके, परिमेय सिद्ध करो अपरिमेय, मेन तो था अपरिमेय सिद्ध करो। उससे पहले 1.1 में क्या था, याद करो, 1.1 में हम एचसीएफ और एलसीएम को लेके क्वेश्चन किए थे। याद है आपको अच्छे से, हमने एचसीएफ और एलसीएम को, मैं आपको वापस एक वो फॉर्मूला था, भूलना मत भाई, उस फॉर्मूले को वापस याद दिला देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, याद करो वो फॉर्मूला, याद है क्या भाई सबको,
क्या था कि यदि ए और बी पूर्णांक है, यदि ए कोमा बी क्या है, पूर्णांक है, ए कोमा बी क्या है, पूर्णांक है, यदि ए कोमा बी क्या है भाई आपके पूर्णांक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि एस सी एफ ऑफ ए बी, एस सी एफ ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाई बाई एल सी एम ऑफ ए कोमा बी, ये हमेशा बराबर होगा, ऑलवेज भी इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, और ये इस फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन भी किए थे, हाँ या ना? अरे इस फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन भी किए थे क्या भाई, याद करो। देखिए एक तो ये फॉर्मूला, ये इस चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बता रहा हूँ भाई, देखो एक तो ये वाला फॉर्मूला, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा सर अभी जो हम ये मैं कह रहा हूँ 99% ये 4 या 5 नंबर की जितने की भी ये प्रश्नावली है, उसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन तो वो एपरी में वाला आएगा। ये जो एपरी वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके कन्फर्म आएगा कि संख्याओं को सिद्ध करना है कि ये क्या होगी, परिमेय अपरिमेय होगी, और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम ये सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय नहीं है। भाई वह सारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का चार्ट अगर आपको याद है तो याद करो थोड़ा सा, वास्तविक संख्याओं का चार्ट याद है क्या आपको? वास्तविक संख्याओं के चार्ट में देखो हमने क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्याओं के चार्ट में सर हमने पढ़ा था कि वैस, एक बार देखो आपको चार्ट याद दे रहा था, वास्तविक संख्याओं का चार्ट क्या था भाई, वास्तविक संख्याएं, क्योंकि एक तो क्या थी भाई, काल्पनिक संख्याएं, उनकी तो हमने चर्चा ही नहीं की थी। उसके अलावा जो ये वास्तविक संख्याएं थी, इनका चार्ट याद करो सर, इनमें जो याद करो क्या थी सर, प्राकृत संख्या, याद है क्या भाई सबको? प्राकृत संख्या के बाद में क्या आई थी सर, पूर्ण संख्या, याद है क्या भाई? उसके बाद में क्या आई थी आपके पूर्णांक संख्या, के बाद में क्या आई थी पूर्णांक संख्या, और बाद में आपके आई थी सर परिमेय संख्या, और जो लास्ट में आया था वो क्या आया था आपके अपरिमेय संख्या, लास्ट में था वो आपके क्या था, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये था क्या भाई, लास्ट में जो था वो क्या था आपके अपरिमेय संख्या। ऐसे करके हमने पार्ट पढ़े थे क्या, इसमें याद करो, थोड़ा सा याद कर लो भाई, जल्दी से हम अपना रिवीजन भी हो जाएगा इस हिसाब से, 1 2 3 ये अनंत तक, उसके अलावा अगर जीरो शामिल कर दिया जाए, 0 1 2 3 अनंत तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सर माइनस अनंत से लेके -1 माइनस, के बाद में 0, फिर +1 +1 +2 ऐसे करके अनंत तक। आपको पता हो यदि इसमें पूछ लिया जाता था अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक यानी जिसमें शून्य शामिल नहीं है, बाकी प्लस की माइनस की संख्याएं शामिल है, परिमेय को हमने लिखा था सर P/Q का रूप। देखो इनके वैसे साइन भी होते हैं, इसको N से डिनोट करते हैं, इसको W से डिनोट करते हैं, एक मिनट हाँ, ये साइन भी याद रख लेना भाई साथ के साथ, ठीक है, कि इसको एन से डिनोट, कई 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 बार क्या आगे जब पढ़ोगे ना, तब डायरेक्ट साइन को साइन से लेके भी आता है, तो इसको तो किससे डिनोट करते हैं, एन से, इसको किससे करते हैं, डब्लू से, इसको किससे करते हैं, जेड से, ठीक है, इसको किससे करते हैं, क्यू से, और इसको करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यू से। का कहने का मतलब ये होता है जो क्यू नहीं है, जो क्यू नहीं है वह संख्या है जो क्यू, क्यू मतलब परिमेय संख्याएं नहीं। और ये तो आपको पता ही है भाई, P/Q ही केवल चीज़ P/Q ही नहीं है, P/Q के अलावा साथ में क्या है सर, P, क्या है यहाँ पे पूर्णांक, P, क्या है यहाँ पे पूर्णांक, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये आपके संख्या चार्ट था वास्तविक संख्याओं को लेके, काल्पनिक संख्याएं और थी भाई, संख्याओं के 2 पार्ट थे, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या, तो हमने वास्तविक संख्याओं में ये चीज़ पढ़ी थी, और इन्हीं पे अपन पूरी एक्सरसाइज हमने पढ़ी। उसके अलावा हमने विभाज्यता के नियम देखे थे, वो भी आपको याद होंगे, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 तक के लिए बेसिकली हमने काम में लिए थे, वो आपको याद। ऐसे करके ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है भाई। इस चैप्टर में और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैप्टर से, इस चैप्टर के कोई डाउट हो तो, ठीक है। उसके अलावा कोई और भी मैथ के आपके कोई चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट में डाल सकते हो, आपके डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे भाई। हो सकता है ना यहाँ पे कोई भी लाइन हो जो आपको समझ में नहीं आई कि सर ये वाली चीज़ तो ऐसे भी हो सकती थी भाई। देखो मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है कि सर ये ऐसे ही क्यों हुआ, ऐसे भी तो हो सकता था। तो ऐसा कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक है। आज ही हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके 1.2 का। अब जो नेक्स्ट होगा हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले। बेटा देखो वीडियो 8 या 7 वीडियो बन गए होंगे इसके, 8 और 7 वीडियो में इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन,
आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 7-8 वीडियो तो बेटा नॉर्मल एक चैप्टर के लिए 6-7 क्लास तो चाहिए होती है, यदि उसको हमें बारीकियों से पढ़ना है तो। ठीक है, तो हमने एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए पढ़ा है। आपके काम करने का तरीका देखो, राइटिंग में आप सुधार करना है, राइटिंग पे ये वाली राइटिंग जो मैंने लिखी है वो नहीं लिखनी है आपको, जितनी हो सके उतनी सुधार करना है, और जितना अच्छा लिख सको भाई, ये दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठाना है कि ये तो मैथ है, मैथ में तो कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी लिखा हुआ चल जाएगा। नहीं भाई, आप 10th क्लास में हो, आपकी मैथ की कॉपी वहाँ पे चेक होगी, वो तरीके से ही चेक होगी। एक तो आपका एग्जामिनर कॉपी खोल रहा है, तो कॉपी खोलते ही अगर उसका दिमाग खराब हो रहा है क्या लिख के आए हो। और ये जो ओवर राइटिंग करते हो ना बेटा आप, वो तो बिल्कुल ही मत किया करो। जैसे आप क्या करते हो, कई बच्चे ओवर राइटिंग बहुत करते हैं कि हाँ ये गलत हो गया, तो इसी के ऊपर ही ऐसे करके फिर हाँ वापस आगे लिखते हैं ये संख्या। ये ओवर राइटिंग मत किया करो बेटा, इससे आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा भद्दी लगती है। ठीक है, बाकी जो भी आपके और भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में डालना। अपने चैनल के साथ जुड़े हुए रहना। अपना चैनल है ललित राठौड़ के नाम से, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को शेयर भी किया करो। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट कमेंट में डाल दिया करो जो भी आपके डाउट्स हों, जितने भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है आपके वीडियो थोड़े एक एक दो दो दिन से मिल रहे हो, तो जैसे रूटीन बनेगा, जैसे ही धीरे धीरे रूटीन बनेगा, अपन डेली का एक वीडियो डालने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा, कोर्स की टेंशन मत लिया करो, कोर्स की टेंशन ना आपको लेनी है। ठीक है, आपको बस पढ़ने पे ध्यान देना है कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो 10th तक की मैथ ऐसी मैथ होती है बेटा, कोई सी फील्ड में चले जाना, ये सोच के बिल्कुल मत बैठना कि मैं तो साइंस मैथ नहीं लूँगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, सर मैं तो, मेरे को तो आर्ट्स में जाना है, या मेरे को आर्ट्स वाले जो भी फील्ड है उनमें जाना है, तो सर मैं क्या करूँगा, ये मैथ पढ़ के मेरे को पास पास होना है। तो बेटा ये जो 10th तक की मैथ है ना, बेसिक मैथ है, या आप कोई से फील्ड में चले जाना, चपरासी से लेके कलेक्टर तक के में ये मैथ आएगी। ये नॉर्मल मैथ होती है, ये मैथ बेसिक मैथ जानी जाती है, ये हर जगह आएगी। ठीक है, ये मैथ तो आपको हर जगह पढ़नी होगी, तो अगर पढ़ ही रहे हैं तो बेटा फिर बारीकियों से पढ़े, गहराइयों से पढ़े, ताकि कभी दिमाग से निकले ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर और भी आपके डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से अपन मिलते हैं। थैंक यू, जुड़े हुए रहें आप।